चंद्रपुर गांव की सुबह सूरज की सुनहरी किरणों के साथ होती थी। राघव, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, अपने छोटे भाई ध्रुव के भविष्य को खेतों में जोत रहा था। बचपन में ही सिर से माँ बाप का साया उठ गया था, तो राघव ने अपनी आंखों के सपने जलाकर ध्रुव की आंखों में रोशनी भर दी। वो कहा करता था, ये मिट्टी नहीं, सोना है। इसे जितना खोदूंगा मेरा भाई उतना ही बड़ा आदमी बनेगा। मैं भले ही अनपढ़ गरीब रह गया, पर ध्रुव बाबू डॉक्टर बनेगा। हाँ भैया, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। जितनी मेहनत आप खेती में करते हो, उतनी मेहनत से मैं पढ़ूंगा और एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगा। फिर आपको और भाभी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाऊंगा। वक्त बीता और ध्रुव बड़ा हुआ। उसकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया। एक दिन ध्रुव शहर जाने की तैयारी में राघव के पास आया। भैया, कॉलेज की फीस और शहर में रहने का खर्च बहुत ज्यादा है। अगर अभी पैसे नहीं मिले तो मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? ध्रुव भाई, इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है छोटे। मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? ध्रुव ने दुखी होकर कहा, तो क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं डॉक्टर बनने का? आपने ही तो सपना दिखाया था डॉक्टर बनने का। अगर पैसा नहीं है तो मैं आपका सपना कैसे पूरा कर पाऊंगा? तू ठीक बोल रहा है। अब शहर जाकर बड़े कॉलेज में जाएगा तो पैसे तो लगेंगे ही। चल, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ। घर के भीतर खड़ी राघव की पत्नी काव्या, जो स्वभाव से बहुत भोली और सहनशील थी, सब सुन रही थी। वो चुपचाप अंदर गई और लाल कपड़े में लिपटी एक छोटी सी पोटली ले आई। उसने कहा, ये लीजिए जी, इसमें मेरी शादी के गहने हैं। इन्हें बेचकर ध्रुव भाई की फीस भर दीजिए। वैसे भी और कोई चारा नहीं है। इस बार फसल बर्बाद हो गई, मगर ध्रुव की पढ़ाई बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आपका सपना भी पूरा हो सके, इसलिए अब जाइए और सोनार को बेचकर पैसे ले आइए। राघव ने मना करते हुए कहा, नहीं काव्या, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। ये तुम्हारी माँ ने दी थी। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? काव्या मुस्कुरा कर बोली, गहने तो फिर बन जाएंगे जी। अगर इन गहनों की वजह से देवर जी डॉक्टर बन गए तो पूरे गांव का नाम रोशन होगा। हमारे लिए इससे बड़ा गहना और क्या होगा। देर मत करिए, अब जाइए। राघव ने गहने बेच दिए, लेकिन शहर की महंगाई के आगे वो पैसे कम पड़ गए। गहनों के पैसों से सिर्फ पिछला कर्ज और ध्रुव के रहने का इंतजाम हो पाया। कुछ समय बाद ध्रुव ने फिर पैसों की चिट्ठी भेजी। हार मानकर राघव गांव के दबंग जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के पास पहुंचा। उसने कहा, जमींदार जी, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मेरे भाई को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कॉलेज की फीस भरनी है। मेरा भाई जब डॉक्टर बन जाएगा तो आपका सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। ठाकुर रणवीर सिंह हंसकर बोला, राघव, 1 लाख चाहिए तो जमीन के कागज गिरवी रखने होंगे। सोच ले, अगर पैसा समय पर नहीं लौटाया तो हल, बैल, जमीन सब मेरे हो जाएंगे। ठाकुर साहब, मेरा भाई डॉक्टर बनकर जब गांव आएगा तो आपके पैसे ब्याज समेत चुका दूंगा। रात को आंगन में राघव और काव्या बातें कर रहे थे। राघव ने कहा, देखना, एक दिन हमारा ध्रुव नीली बत्ती वाली गाड़ी में आएगा। इसी गांव में बड़ा अस्पताल खोलेगा। तब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा, तुम बड़ी गाड़ी में घूमोगी। मैं तुम्हारे लिए सोने के नए झुमके लाऊंगा। काव्या ने धीमे से कहा, नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ईश्वर से बस यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे। लेकिन राघव को क्या पता था कि जिस भाई को वो अपनी छाती का खून पिलाकर बड़ा कर रहा है, शहर की चकाचौंध उसके मन को बदलने वाली है।
शहर में ध्रुव की मुलाकात मीरा से हुई। मीरा ने उससे कहा, तुम इतने होशियार और सुंदर हो, तुम्हारी जगह बड़े आलीशान अस्पतालों में है। तुम उन पुराने ख्यालात के लोगों के बीच अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। पर मीरा, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत त्याग किए हैं। उनका सपना है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं और गांव में अस्पताल खोलूं। मीरा ने तिरस्कार से कहा, गांव जहां बिजली भी नहीं आती, वहां अस्पताल खोलोगे? अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो उस गांव का पीछा छोड़ना होगा। हमें अपनी स्टैंडर्ड की जिंदगी जीनी है, ना कि उस सड़े हुए गांव में। उधर गांव में वक्त निकलता जा रहा था। जमींदार का कर्ज अब पहाड़ जैसा बड़ा हो गया था। राघव हर दिन डाकिये का इंतजार करता कि शायद कोई संदेश आए, शायद भाई डॉक्टर बन गया हो। ठाकुर रणवीर सिंह ताना मारता, लगता है माला जपते हुए सन्यासी बन गया तेरा भाई। अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई। और सुन, अगर अगले महीने पैसे नहीं मिले तो तेरी ये पुश्तैनी जमीन मेरी हो जाएगी, समझ गया? ठाकुर साहब, बस कुछ दिन और। मेरा भाई बड़ा डॉक्टर बन गया है, नौकरी लगते ही सब चुकता कर देगा। राघव ने हिम्मत जुटाकर गांव के मुखिया के घर से ध्रुव को फोन लगाया। कई बार घंटी बजने के बाद ध्रुव ने फोन उठाया। राघव बोला, यहाँ जमींदार बहुत परेशान कर रहा है, अगर थोड़े पैसे। ध्रुव ने झुंझलाकर कहा, कितनी बार कहा है इन गांव वालों से, बात मत करो, हमेशा पैसों की रट लगाए रहते हैं। भैया, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ, बहुत जरूरी केस है। बार बार फोन मत किया करो। मैं यहाँ बहुत तनाव में हूँ, जैसे ही पैसे होंगे मैं भेज दूंगा। इतना कहकर ध्रुव ने फोन काट दिया। कुछ दिन बाद राघव और काव्या को बिना बताए मीरा ने ध्रुव पर दबाव बनाकर एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। ध्रुव अब पूरी तरह मीरा की मुट्ठी में था। वो अपने भाई के पसीने की खुशबू भूलकर शहर के इत्र में खो गया था। काव्या ने दुखी होकर कहा, देवर जी का फोन इतनी जल्दी कट गया, उन्होंने पूछा भी नहीं कि हम कैसे हैं। राघव ने खुद को दिलासा दिया, अरे पागल, वो अब बड़ा डॉक्टर है ना, बड़े बड़े काम होते हैं उसे। देखना, वो आएगा तो सब ठीक कर देगा, तुम चिंता मत करो। महीने बीत गए, ना ध्रुव आया न पैसे आए। एक सुबह जमींदार भारी कदमों और 2 आदमियों के साथ आ पहुंचा। उसने कहा, राघव, तेरा वक्त खत्म। अब ये खेत और ये घर भी मेरा हुआ। इस घर से बाहर निकल, वरना धक्के मार कर निकलवाऊंगा। राघव गिड़गिड़ाया, नहीं ठाकुर साहब, ये मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरा भाई आने ही वाला होगा, कुछ ही दिनों में वो सब ठीक कर देगा। तेरा भाई शहर में गुलछर्रे उड़ा रहा है। कैसा भाई है रे तेरा, जिसने शादी भी कर ली और अपने बड़े भाई को भी नहीं बताया? उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। ये सुनकर राघव सन्न रह गया। उसने कहा, क्या उसकी शादी हो गई? मगर मुझे तो उसने एक बार भी नहीं बताया। जमींदार के आदमियों ने राघव और काव्या का सामान घर से बाहर फेंक दिया। जिस घर की दीवारों को राघव ने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी सिर पर छत नहीं रही। काव्या रोते हुए बोली, क्या ध्रुव को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि हम पर क्या बीत रही है? राघव ने टूटे हुए स्वर में कहा, चुप हो जा काव्या, ध्रुव को पता चलेगा तो वो दौड़ा चला आएगा। शायद उसे हमारी चिट्ठियां नहीं मिल रही होंगी। जमींदार ने धोखे से अंगूठा लगवाया है, मेरा भाई सब ठीक कर देगा। राघव और काव्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी डाल ली। अब उनके पास खेत नहीं थे। राघव ने कहा, आज से हम गांव के चौराहे पर बैठकर सब्जियां बेचेंगे। मेहनत करके कोई शर्म नहीं है।
बस एक बार ध्रुव का पता मिल जाए, मैं खुद शहर जाकर उसे यहाँ ले आऊंगा। उधर शहर के एक आलीशान फ्लैट में ध्रुव और मीरा की जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी। ध्रुव अब एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में नामी डॉक्टर बन चुका था, लेकिन उसके घर में गांव शब्द लेना भी मना था। मीरा कहती है, फिर वही गांव की बातें। ध्रुव, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम एक सफल डॉक्टर बनो, ना कि अपनी पूरी सैलरी उन अनपढ़ लोगों को भेज दो। अगर तुमने उन्हें 1 रुपया भी भेजा तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। राघव ने सब्जियां बेचकर कुछ पैसे बचाए और फिर से फोन किया। उसने कहा, बेटा, मैं तेरा भाई राघव बोल रहा हूँ। इस बार सच में बुरा हाल है, जमींदार ने सब छीन लिया। इस बार मीरा ने फोन उठाया। सुनो बूढ़े आदमी, ध्रुव अब तुम्हारा भाई नहीं है, वो एक बड़ा डॉक्टर है और तुम जैसे सब्जी बेचने वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा फोन किया तो पुलिस को बोल दूंगी। और हाँ, ध्रुव अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। राघव के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों के सामने ध्रुव का बचपन घूमने लगा। वही दिन याद आए जब वो खेतों में काम करके ध्रुव को स्कूल भेजता था। हमारा ध्रुव मर गया। वो डॉक्टर तो बन गया, पर इंसानियत हार गया। जिस भाई को हमने राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा था, उसने हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसकी पत्नी ने फोन काट दिया। कहा उसकी शादी हो गई क्या? मुझे भी जमींदार ने बताया था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मगर आज यकीन हो गया। अब राघव और काव्या चौराहे पर बैठकर सब्जियां बेचने लगे। लोग ताना मारते, तुम्हारा भाई तो शहर का बड़ा डॉक्टर बन गया है, फिर तुम यहाँ धूल फांक रहे हो, और तुम्हारी पत्नी मिट्टी में सब्जियां उगा रही है। मेरा भाई खुश है, मेरे लिए यही बहुत है। उसकी आवाज में दर्द था, पर काव्या का चेहरा अब भी शांत था। वो अपने पति का साथ पत्थर की तरह दे रही थी। शहर की आलीशान अस्पताल में ध्रुव का रुतबा बढ़ रहा था, लेकिन घर में मीरा का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। मीरा ने ध्रुव की कमाई और बैंक अकाउंट तक अपने कब्जे में ले लिए था। ध्रुव भीतर से टूटने लगा था। वो सोचता, मुझे रह रहकर भैया और भाभी की याद आती है। रात को नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी आत्मा बेच दी है। आत्मा तो तुमने उसी दिन बेच दी थी जब तुमने अपनी शादी का सच उनसे छुपाया था। अब चुपचाप काम। कहते हैं वक्त हर किसी का हिसाब करता है। एक दिन मीरा अपनी महंगी कार से शहर जा रही थी कि तभी उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसे उसी अस्पताल में लाया गया जहां ध्रुव काम करता था। ध्रुव घबरा गया। मीरा की जान तो बच गई, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अब वो बिस्तर पर थी। जो मीरा दूसरों को अपाहिज और बेचारा समझती थी, आज वो खुद दूसरों के सहारे हो गई। एक रात ध्रुव को पुरानी अलमारी में अपनी पढ़ाई की वो पहली किताब मिली, जिसे उसके भाई राघव ने 3 महीने लगातार खेतों में मेहनत करके दिलाया था। उस किताब पर राघव के पसीने की दाग अब भी मौजूद थे। ध्रुव फूट पड़ा। उसने कहा, मैंने क्या कर दिया? कैसे उन भगवान जैसे भाई को भुला दिया जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया? मीरा के चक्कर में मैंने अपना घर, अपनी जमीन, यहाँ तक कि राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी सब खो दिया। इसके बाद ध्रुव अपनी बड़ी गाड़ी लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों से पूछते पूछते वो बाजार में उनके सब्जी के ठेले तक पहुंच गया। राघव और काव्या को उस हालत में देखकर ध्रुव रो पड़ा। वो बोला, भैया, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने आपका और भाभी का खून सुखाया है। मुझे जितना चाहे मार ले, पर यहाँ से उठिए भैया। राघव ने दर्द भरी आवाज में कहा, ध्रुव बाबू, आप बड़े डॉक्टर हैं। यहाँ धूल में आपका क्या काम? यहाँ सिर्फ गरीबी और मजबूरी बिकती है।
ध्रुव तुरंत वहां से उठा और सीधा ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली पहुंचा। उसने कहा, ठाकुर, ये लो तुम्हारे कर्ज के पैसे ब्याज समेत, और ये रहे मेरे भैया की जमीन के कागज। आज के बाद अगर तुमने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो शहर के बड़े बड़े वकील और पुलिस मेरे संपर्क में है। अभी बोलूंगा तो तेरा ये घर और जमीन नीलाम करवा दूंगा। ठाकुर रणवीर सिंह थर थर कांपने लगा और उसने तुरंत कागजात ध्रुव के हवाले कर दिए। ध्रुव वापस चौराहे पर पहुंचा और कागज राघव के हाथों में रख दिए। राघव ने कागज देखे और फिर ध्रुव की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, अपनापन और टूटा हुआ विश्वास सब एक साथ थे। उसने कहा, ध्रुव, जमीन लौट आई, लेकिन जो डोर तुमने तोड़ी थी उसे कैसे जोड़ोगे? ध्रुव रोते हुए बोला, भैया, मीरा का एक्सीडेंट हो गया है। वो अब चल नहीं सकती। उसे अपने किए की सजा मिल गई है। वो भी पछता रही है। उसने मुझसे कहा है कि जब तक आप और भाभी घर नहीं आएंगे वो खाना नहीं खाएगी। मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। मैं गांव में अस्पताल बनवाऊंगा, जैसा हमने बचपन में सोचा था। काव्या ने नम्र स्वर में कहा, जी, बच्चा भटक गया था, अब घर आया है तो इसे दुत्कारिए मत। राम और लक्ष्मण की जोड़ी टूट गई तो लोग मिसाल क्या देंगे? राघव का दिल पिघल गया। उसने ध्रुव को अपना लिया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कुछ ही हफ्तों में राघव की उसी जमीन पर एक बड़े अस्पताल का काम शुरू हो गया। ध्रुव ने आखिरकार शहर की चमक से ऊपर अपने गांव, अपने भाई और अपने वचन की कीमत समझ ली। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच और जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान ही देता है।